साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एवं फ्यूचर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग आज तैयार होंगे। आज इस वेब सीरीज़ का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतिहास हम शुरू करने से पहले एक बात को अच्छी तरीके से जान लें कि किसी भी देश के किसी भी नागरिक को अपने देश का इतिहास बखूबी याद होना चाहिए। और याद होने से ही काम नहीं चलता, उस इतिहास को अच्छी तरीके से और गहनता के साथ समझ भी होनी चाहिए। उसी क्रम में हम लोगों ने इस वेब सीरीज़ में आज पहला चैप्टर हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सामने क्लियरली पेश की जाएंगी और आप उसको समझ भी सकते हैं। और थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा, यहाँ पर जितने भी स्लाइड्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दे दूँगा। आप चाहें तो वहाँ से जा कर के ये नोट्स के फॉर्म में आप तैयार भी कर सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पेज जो आपके सामने खुला हुआ है, इस पे लिखा हुआ है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। किसी भी देश का इतिहास जानने से पहले हम लोग उन माध्यमों को जानते हैं, उन स्रोतों को जानते हैं जिससे ये पता चलता है कि हमारे इतिहास में क्या घटित हुआ और कैसे घटित हुआ। इन सबको जानने के बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। फिर हम उस इतिहास की एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी आगे जोड़ते जाते हैं। तो पहली कड़ी यहाँ से शुरू होती है। इसमें नीचे लाइन में लिखा हुआ है, भारतीय इतिहास को जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेना आवश्यक है। जो बातें नीचे दी जा रही हैं कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। राइट हैंड कॉर्नर पे आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूंगा, एक कॉर्नर पे बना हुआ है, यहाँ देखिएगा। इसमें 3 विशेष प्रकार के स्रोत हैं जिन स्रोतों को हमें स्टडी करना है, जिसमें साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रा का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक स्रोत में 2 प्रकार के साक्ष्य हमारे सामने आते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक का संबंध धर्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है और जो लौकिक साहित्य है उसका संबंध उन लेखों के साथ, उन किताबों के साथ, उन या उस साहित्य के साथ होता है जो किसी राज दरबार में या राज दरबार के बाहर लिखे गए। उसके बाद विदेशी यात्रा का विवरण लिखा हुआ है, जो लोग हमारे देश में आए, जिन्होंने हमारे देश में वो बातें देखी, सुनी और अनुभव की, उन बातों को उन्होंने अपने लेखों में ऐड कर दिया, जोड़ दिया। इसमें 3 प्रकार के लेखक आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यूनानी लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। उसके बाद आप देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातत्व का मतलब होता है कि पुरा मतलब पहले या प्राचीन, तत्व मतलब एलिमेंट्स। तो ऐसे तत्व जो हमें खुदाई के दौरान या फिर किसी अन्य खोज के दौरान मिले, उन तथ्यों को समेट करके जो जानकारी हमने जुटाई उसको हम कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अभिलेख, रिकॉर्ड्स, मुद्राएं और सिक्के, स्मारक भवन, मूर्तियाँ और चित्रकला। थोड़ी शब्द मिस्टेक हो सकती है, उसको आप विशेष ध्यान ना दें, मर्म पर ध्यान दें और इस बात को समझें कि हम क्या चर्चा में कर रहे हैं। इन तीनों साहित्यों को हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है कि जो 3 साक्ष्य हमारे पास हैं वो है साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रा का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। तो इन तीनों ही बातों को हम आगे की तरफ चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ बातें और भी यहाँ पे जान लेते हैं पहले चैप्टर में, जिसमें आपको देखना है कि जो बातें हमें पता चलती हैं उसके कुछ विशेष पॉइंट भी होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो पहला है खुदाई। अभी हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात कर रहे थे। बहुत सारी जानकारी हमारे इतिहास में खुदाई के दौरान हमें मिली, जैसे इसका प्राचीनतम उदाहरण आप देख सकते हैं। प्राचीनतम कह सकते हैं इस सेंस में क्योंकि वो हमारे देश का सबसे पहले शुरुआत माना गया, और वो थी हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम कांस्ययुगीन सभ्यता और न जाने किन किन नामों से जानते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, लेकिन खुदाई में हमें यहाँ पर 2 बातें सीखनी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदाई 2 प्रकार से आपको मिल जाएगी, जिसमें क्षैतिज खुदाई जिसे हॉरिजेंटल और अनुलंब यानी कि वर्टिकल। अब इन खुदाई का फ़ायदा क्या होता है? क्षैतिज खुदाई एक हॉरिजेंटल तौर पर खोदा जाता है। इससे ये पता चलता है कि कोई भी सभ्यता या कोई भी विशेष संस्कृति जिसकी खोज की जा चुकी है उसका विस्तार कितना रहा है, कितने क्षेत्रफल में वो फैली हुई है, इस बात से ये पता चलता है। और वहीं दूसरी तरफ जो अनुलंब खुदाई लिखी हुई है
इससे ये पता चलता है कि वो सभ्यता कितनी बार नष्ट हुई, कितनी बार दोबारा से जनरेट हुई, या कितने स्तर उसमें पाए जाते हैं सभ्यता के निर्माण के। जैसे आप देखेंगे सिंधु सभ्यता में बहुत सारे, मोहनजोदड़ो विशेष तौर से नाम आता है, उसमें कई सारे स्तर मिले इस बात का सबूत देते हुए कि वो कितनी बार सभ्यता बनी और उजड़ी। उसके बाद दूसरी चीज़ आप देखेंगे रेडियो कार्बन विधि। इस विधि से हमें 2-4 चीज़ें विशेष तौर से पता चलती हैं। इसमें आगे लिखा है कि कोई टीला यानी कि कोई भी चट्टान कितनी पुरानी है, जो अवशेष निकल करके आए हैं, उससे पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, इस बात को भी हम लोग यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं। रेडियो कार्बन 14 आपने नाम सुना होगा, इसका प्रयोग इस टेस्टिंग में किया जाता है। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में जो पुरातात्विक है, उसमें 2 प्रकार के कार्बन मिल जाते हैं, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। कार्बन 12 और कार्बन 14 आप देखेंगे, इसमें कार्बन जो 14 है, C14, वो रेडियो कार्बन है, रेडियो एक्टिव, यानी कि उसका समय के साथ साथ क्षरण होता रहता है और उसकी अर्धायु निर्धारित होती है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये कार्बन कितने समय में आधा हो जाएगा। और जबकि कार्बन 12 C12 वो निश्चित मात्रा में हमारी अवशेषों में बना रहता है। अब वो रेशियो किस प्रकार से घटता बढ़ता है, इस बात से अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, कोई वस्तु कितनी पुरानी है, कोई अवशेष कितना पुराना है। हालांकि इस पर हम डिस्कशन बाद में करेंगे, फिलहाल तो ये आप इतनी जानकारी यहाँ पे रखें। उसके बाद एक टर्म और आया हुआ है यहाँ पर, लिपि। लिपि और भाषा दोनों में अंतर है। भाषा का संबंध बोलने से होता है और लिपि का संबंध उस भाषा को या किसी भी भाषा को लिखने का एक तरीका, वो आप देख सकते हैं। भारतीय जो अभिलेख मिले हैं, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड्स मिले हैं पुराने, जैसे राजाओं ने किसी ने लिखवा दिए, अशोक, सम्राट अशोक के अभिलेख आप पढ़ेंगे, तो उन अभिलेखों में जो प्रयुक्त किए जाने वाली लिपियां हैं, वो यहाँ पे आप विशेष ध्यान दें। 4 लिपियां हमारे यहाँ पे मिली, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरेमाइक। ब्राह्मी लिपि का विशेष तौर से हमारे भारतीय इतिहास में प्रयोग किया जाता था और इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर आपको देखना है। इसके बाद ये बात जब आप समझ लिए तो हमें पता चला, एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं कि 3 प्रकार के स्रोत हमारे पास हैं, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रा का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। इनको यहीं पर आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास सामने है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पहले साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत हम पीछे पढ़ करके आए हैं, 2 प्रकार से होते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले हैं इसमें वेद। सबसे प्राचीन बातें जो हमें पता चलती हैं वो हमारी वेदों में मिलती हैं। अभी इस बात को हम नहीं चर्चा करेंगे कि वो बातें ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं, ऑथेंटिसिटी उसकी बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें पुरानी जानकारी जो मिलती है वो वेदों से मिल जाती है। सामान्य जानकारी जो उसमें लिखी हुई है, वेदों की संख्या है 4। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषदों की संख्या इसके आगे लिखा हुआ है 18। ये दर्शन बताने वाले हमारे ग्रंथ हैं, जिन्होंने दर्शन बताया। वेदों में कर्मकांड हैं, उपनिषदों में दर्शन हैं। आरण्यक, जंगल में लिखे गए ग्रंथ। आरण्य का मतलब जंगल होता है, लेकिन आरण्यक उन ग्रंथों को भी बोला जाता है जो जंगल में लिखे गए, क्योंकि उस समय पुराने ज़माने में लोग जंगल में ही रहते थे और अपनी रचनाओं को लिखते रहते थे गुरुओं के पास। पुराण, पुराण का संबंध, पुराण का जो मीनिंग होता है वो प्राचीन से ही होता है, पुराने से होता है। इनकी संख्या 18 है, इस पर भी हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। स्मृति, स्मृति में बहुत सारी स्मृति लिखी गई। स्मृति का मतलब होता है हमारी याददाश्त, कि कितना हमें याद है, जो भी हमने अपनी लाइफ में सीखा या जो भी चीज़ हमने अपने जीवन में अनुभव की या किसी राइटर ने अनुभव की, उसको अपनी स्मृति के आधार पर अपनी किताबों में संजो करके रख दिया। उस पर टीका टिप्पणी की गई बाद में, वो एक अलग बात है। उसके बाद आप देखते हैं एक महाकाव्य जो आजकल काफ़ी चर्चा में भी है, रामायण। वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे कि 6000 श्लोक थे और समय के साथ साथ इसमें इतना परिवर्तन हुआ कि इसमें बाद में 12000 श्लोक और उसके बाद 24000 श्लोक हो गए। इतने चेंजेस इसमें आ गए। ऐसा ही हुआ कुछ महाभारत के साथ। हालांकि इसका पहले नाम जय संहिता था और इसमें तब 8800 श्लोक होते थे, सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। बाद में इनकी संख्या बढ़कर के 24000 हो गई और 24000 श्लोक होने के बाद इसको भारत कहा गया। क्या कहा गया? भारत। इसके बाद ये संख्या बढ़कर के 1 लाख तक पहुंच गई। इतना ज़्यादा परिवर्तन। 1 लाख श्लोक होने के बाद ये कहलाया महाभारत।
महा का जब लग जाता है किसी शब्द के बाद तो उसकी बड़ा होने का सूचक होता है। उसके बाद पढ़ेंगे आप बौद्ध ग्रंथ और उसके बाद पढ़ेंगे जैन ग्रंथ। ये बातें हैं, ये हमारा एक ग्राफ भी तैयार हो रहा है जो हमें ये बताएगा कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। ये सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। लौकिक ग्रंथ में आ जाइएगा। लौकिक ग्रंथ में आप देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ और अन्य राजाओं के या अन्य लोगों के साहित्य जो किसी भी दरबार में जुड़े हुए होते थे, या फिर किसी दरबार से हट करके भी जो क्षेत्रीय साहित्य लिखा गया उसको भी हम लोग इसी चीज़ में शामिल कर लेते हैं। हालांकि कौन कौन सा आएगा इसको हम देखेंगे बाद में। फिलहाल आपको अभी इस चैप्टर में, इस स्लाइड में इतना ही समझना है। अब चलते हैं आगे की स्लाइड पर। इस चीज़ को आप लोग करेंगे ज़रूर, विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। इसमें हमने जो दूसरा पॉइंट पढ़ा था वो था विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों में आप 3 विशेष तौर से देखेंगे। यहाँ मैंने अल-बरूनी का चित्र लगा दिया है। अल-बरूनी एक अरब लेखक थे, वो आप यहाँ से देख भी लेंगे। यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। अब यहाँ से एक विशेष कंक्लूजन निकलता है। विशेष कंक्लूजन ये, क्या और देशों से या और जगहों से हमारे यहाँ पर लोग नहीं आए, या उन लोगों को हमारे विषय में जानकारी नहीं थी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें इसका वाइस वर्सा, यानी कि हम लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं थी। ये बात फैक्ट है। उस ज़माने में जो विशेष तौर से लोगों का आपस में संबंध था, देशों का विदेशों के साथ संबंध था, वो यही क्षेत्र थे, यानी कि यूरोप, यूनानी जो इसमें लिखा हुआ है यूनानी रोमन, उसके बाद चीनी लेखक जो हमारा एशिया वाला क्षेत्र आता है, और अरब का मतलब जो मध्य एशिया की बात हो रही है। उसके बाद जैसे अमेरिका की हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका की खोज बाद में हुई, लोगों को उसके बारे में जानकारी बाद में हुई। नई दुनिया की खोज की गई जिसे नया दुनिया कहा गया। इस तरीके से आप देखेंगे। हालांकि अफ्रीका की खोज साथ में हो गई थी, उस चीज़ को भी हमें देखते रहना है। रास्ते वहीं से गुजरते थे, तो ये तो हम समझते थे। यहाँ पर आपको देखना है यूनानी रोमन लेखक में, यानी कि यूरोप से कौन कौन से लेखक हमारे देश में आए। सिकंदर के साथ आने वाले 3 लेखक विशेष तौर से आपको याद करने हैं, निरियाकस, ऑनेसिक्रिट्स और अरिस्टोबुलस। इन तीनों का नाम आप ध्यान रखेंगे। मैगस्थनीज, इन्होंने लिखी इंडिका, इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद डाइमेकस, उसके बाद डायनोसियस, और उसके बाद टॉलमी। टॉलमी को ज्योग्राफी का इन्होंने ज्योग्राफी का नाम से पुस्तक लिखी, वो याद करनी है। प्लिनी ने लिखी नेचुरल हिस्ट्री। ये बात भी आपको समझ लेनी है। उसके बाद आप पढ़ेंगे चीनी लेखक। चीनी लेखक में आप 3-4 नाम गिन चुन करके, फायान, सुंग्यून, हुएनसांग और इत्सिंग, ये चारों नाम आपको याद पढ़ लेने हैं। अरबी लेखक, इसमें टेसियस, ये ईरान के राजवैद्य थे, वहाँ से इन्होंने जो भी बातें सुनी और सीखी वो सबको अपनी किताबों में लिख दिया। हेरोडोटस का नाम आपको मिलेगा, इन्हें कहा जाता है इतिहास का पिता। क्यों कहा जाता है, क्या है वो सिस्टम हम बाद में देखेंगे। और उसके बाद महत्वपूर्ण नाम आता है अल-बरूनी। ये है तहकीके हिंद, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया कह सकते हैं आप, या भारत की खोज। इस तरीके से जो नाम मिलते हैं वो अल-बरूनी के सेंस में मिल जाते हैं। आपको कन्फ्यूज़न करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी पहले जो सिस्टम है हमारे पास, पहली दिन हम लोग केवल चर्चा में ले रहे हैं किन किन चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है। ये सारी चीज़ें आपको बाद में दोबारा से दी जाएंगी, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा डिले के लिए सॉरी, कोई बात नहीं। ये है नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम जो पढ़ चुके हैं यहाँ पर, केवल जो हमारे स्रोत थे वो 3 प्रकार से थे। उन स्रोत में से केवल हमने 2 पढ़े, तो साहित्यिक स्रोत और हमने विदेशी यात्रियों का विवरण। ये 2 चीज़ें हम लोगों ने देखी। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जो 2 ही चीज़ें हम लोग यहाँ पे चर्चा में लिए हुए हैं, तीसरी चीज़ को हम लोग आगे चर्चा में लेंगे जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो हर दिन आपसे टकराएगी। आप चाहे जो किताब पढ़ें उसमें आपको एक शब्दावली का महत्वपूर्ण चीज़ मिल जाएगी। मैं उसी पर चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप मेरे साथ साथ देख सकते हैं। पहला है इसमें मुद्रा शास्त्र, जिसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस, सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन को ही हम लोग बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। ऐसे ही हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। नीचे देखिएगा आप, इसमें लिखा हुआ एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र। इसमें हम
प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। ये फिर लिखा हुआ है पंचमार्क या आहत सिक्के। पहले क्या होता था, कोई निश्चित आकृति के या किसी विशेष शेप के कोई सिक्के नहीं होते थे, उस पर अलग अलग प्रकार की छापें लगा दी जाती थी। कोई आकृति बना दी उस पर, तो इस तरीके से मार्क कर दिया जाता था, चिन्ह लगा दिया जाता था, जिन्हें हम लोग बोलते थे आहत सिक्के। कोई लेख तो उस समय होता नहीं था, बस सीधे आकृतियाँ ही उस पर बना दी जाती थी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर लिखा है मेगालिथिक या महापाषाण। एक्चुअल में ये घटना दक्षिण भारत की है, जहाँ पर जब लोगों की डेथ हो जाती थी तो उनके शव लोगों को सबको ज़मीन में गाड़ करके उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। उन बड़े बड़े पत्थर को ही मेगा, आप नाम से समझ सकते हैं, महापाषाण या बड़े पत्थर, मेगालिथिक इसको कहा जाता है। इतनी बात समझने के बाद ये आज का काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम इन चीज़ों पे चर्चा करते रहेंगे। अब मैं आपको एक बात थोड़ी सी यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि जो ये हम मेन क्लास ले रहे हैं यहाँ पर, इस क्लास के साथ साथ हम एक क्लास आपको और उपलब्ध कराएंगे, और वो क्लास रहेगी हमारी छोटे छोटे टॉपिक्स की, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें छोटे छोटे टॉपिक्स को साथ में स्टडी करना है। क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हम बड़े टॉपिक्स के बीच में अगर रखेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, और वो दिक्कतें कुछ इस प्रकार से होंगी कि हमें जो चीज़ें हैं कन्फर्मली लिंक नहीं हो पाएंगी, और लिंक नहीं हो पाएंगी तो फिर हमारी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ एक 5 मिनट की वीडियो और मिलेगी आपको पर डे, जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को समझ सकते हैं। और इसी चीज़ की जानकारी मुझे देनी थी, और मैं आपसे कोशिश करूँगा, आपके साथ ये कोशिश करूँगा कि जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सबको आपके सामने रख सकूँ। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।